गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था समीकरण का हल, कि एक अगर समीकरण दिया गया रहता है तो उसको कैसे हल करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी से इसका रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि सैट के एग्जाम के बाद शायद बहुत सारे बच्चों ने पिछली क्लास नहीं किया था। इसलिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि समीकरण का हल क्या होता है। देखिए, समीकरण का हल क्या होता है, सबसे पहले उसे देखते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 5x प्लस 10 इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक समीकरण है। ये क्या है, एक समीकरण है। और इस समीकरण में चर कौन सा है, x है। तो इस समीकरण में जो चर है ना, इसी का मान जो हम निकालते हैं, जो भी मान आएगा वही मान क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। यानी किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। यानी 5x प्लस 10 इक्वल टू 25 अगर एक समीकरण है, तो इसमें जो x है यानी जो चर है, उस चर का जब मान निकालते हैं तो वही मान क्या कहलाता है, समीकरण का हल कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि एक समीकरण को हल कैसे करते हैं, यानी इस समीकरण का हल क्या होगा। यानी हम x का मान निकाल के चेक करते हैं कि कैसे इसका x का मान निकालेंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, दोबारा से मैं जल्दी से रिवीजन करा देता हूं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो समान, ये 5x जो है अलग पद है, जबकि प्लस 10 और 25 एक समान पद है। तो इस प्लस 10 को हम क्या ले जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस 10 जो है माइनस 10 हो जाएगा। तो 5x यहीं पे रहेगा और ये 25 जो है यहीं रहेगा। लेकिन ये जो 10 है, प्लस 10, जब ये इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। और यहां से इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5x इक्वल टू 25 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 15। और यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 15/5 आ जाएगा। ये x वाला जो रहता है उससे भाग लगाते हैं, ठीक है। अब 15 में 5 से भाग लगेगा तो 5 तिहाई 15, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये जो x बराबर 3 आया वो क्या कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार बताइए वाई टाइप करके। ये हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि किसी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था कि किसी भी समीकरण में जो भी चर होता है, उस चर का जो मान निकालते हैं वही समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है। यहां तक हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 इक्वल टू 10, एक मिनट लिख जाइए, 5x प्लस 2 इक्वल टू 17 प्लस x। अगर ये आपके सामने सवाल आ जाता है, ठीक है, ये आपके सामने अगर सवाल आ जाता है तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक समीकरण है, ठीक है। ये क्या है, एक समीकरण है और इसे आपको हल करना है। 5x प्लस 2 इक्वल टू 18 प्लस x, ये क्या है, एक समीकरण है। और इस समीकरण में क्या है, x जो है, x जो है क्या है, वो चर है। तो यानी इस चर का मान निकालेंगे कि ये x का मान क्या होगा। तो आप देखेंगे कि ये x वाला समान चर है, समान पद है, जबकि ये +2 और ये 18 वाला एक अलग पद है। दोनों +2 और 18 एक अलग पद है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों अलग अलग पद को अलग अलग कर देंगे। यानी कि एक है 5x वाला और ये प्लस x जो है, जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, बराबर। ये 18 है तो 18 तो ठीक है, लेकिन ये जो +2 है जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इतना हमने कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 5x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 4x बचेगा, बराबर। 18 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। और यहां से x का मान निकालेंगे तो 16 बट्टा
ये 4 क्या है, बट्टे में आ जाएगा। अब 16 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 चौका 16, 4 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया आपका उत्तर। बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, एकदम आसान है, ठीक है। क्लास आप लोग समय से जुड़ा कीजिए, देखिए क्लास समय से नहीं जुड़ेंगे तो आपको चीजें कम समझ में आती है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि हम क्लास को समय से जुड़े। चलिए एक बार मैं दोबारा से दूसरा एग्जांपल बताता हूं, इस बार पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं 3y+3 इक्वल टू 11, ठीक है, एक मिनट, इसको लिख लीजिए 12, ठीक है, इसको कर दीजिए 12, आप प्लस x है, आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है और बताना है, x नहीं है, सॉरी ये y है, क्या है, y है, आपको इसको बताना है कि इसमें y का मान क्या होगा। कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा, एकदम आसान सवाल है, आप कोशिश कीजिए, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। एक्चुअली क्लास 9th और 10th का मैथ इसलिए भी जरूरी होता है ना, कि जो भी एग्जाम्स आप देना चाहते हैं ना फ्यूचर में, चाहे वो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पुलिस, आईएएस, आईपीएस, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, आपको क्लास 9th और 10th की मैथ की आवश्यकता हर एग्जाम के लिए चाहिए, इसीलिए खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बताइएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं, प्रयास कीजिए सभी बच्चे, प्रयास कीजिए। 3y+3 इक्वल टू 12+y, क्या आंसर आएगा। और देखिए आप लोग का टॉपर लिस्ट जो है इस बार से जारी होगा, यानी अगले क्लास में आज के क्लास के सभी बच्चों के आंसर का लिस्ट दिखाया जाएगा कि कितने बच्चों ने कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया है। तो एकदम ध्यान से आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। तो ये 3y वाला और ये y वाला समान पद है, तो ये y जो है इधर आएगा, और फिर अगर आप देखिएगा ये 3 जो है और ये 12 जो है समान पद है, तो ये 3 जो है इधर जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 3y में से ये -y हो जाएगा जब इधर आएगा, इक्वल टू 12 है तो 12, और ये +3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3y में से y जाएगा तो क्या बचेगा, 2y, और 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 9, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 9, ठीक है। और यहां से y बराबर अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 9/2, 9/2, तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम 9/2 भी आंसर कह सकते हैं, और दशमलव में निकालेंगे तो 4.5 भी कह सकते हैं, तो दोनों आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, आप दो कहेंगे दोनों सही है। क्लियर है सभी बच्चों को, तो आप दोनों ही आंसर बता सकते हैं, 4.5 भी सही है और 9/2 भी सही है। क्लियर है ना, एकदम आसान सवाल था। चलिए एक सवाल आप लोग कीजिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है, एक सवाल आप लोग कीजिएगा पोल सेक्शन में, यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। एक क्वेश्चन कीजिएगा पोल सेक्शन में, मैं पोल दे रहा हूं, सभी बच्चे को उत्तर करना है और जल्दबाजी नहीं करना है, जितना समय चाहिए मैं उतना समय दूंगा, आपको बस शांति से एकदम आराम से सॉल्व करना है। आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना है। मैं पोल आपको 1 मिनट के बाद दूंगा। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 3z+4 इक्वल टू 6+z, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें हम लोग, तो ये z जो है इधर जाएगा, ठीक है, और ये जो +4 है, ये जो +4 है ये इधर जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा। तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आपको पोल 30 सेकंड के बाद दूंगा, तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, एकदम आराम से, बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग कोशिश कीजिए, कर सकते हैं।
देखिए, मेहनत से घबराना नहीं चाहिए। आज के समय में आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, बशर्ते कि आपको मेहनत करना है, खूब मन लगा के पढ़ाई करना है। इसके बाद आप जो बनना चाहते हैं ना, जो भी आपके सपने हैं, हर उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं पढ़ाई करके। ठीक है, तो इसलिए खूब मन लगा के पढ़ाई करना है। चलिए, कॉपी पे सॉल्व कीजिए और 20 सेकंड के बाद पोल दूंगा, उसके बाद भी आपको समय दूंगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। चलिए, जिनका हो जाएगा सॉल्व वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए, जल्दबाजी में आप लोग गलत उत्तर कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में गलत उत्तर कर रहे हैं। जल्दबाजी मत कीजिए बाबू, आप अगर जल्दबाजी करोगे तो आपको आते हुए भी आप गलत उत्तर करोगे। ठीक है, आप आराम से करो, एकदम सही करोगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और सभी बच्चों को उत्तर करना है। क्यों सभी बच्चों को उत्तर करना है, मैंने बता रखा है कि आपका टॉपर लिस्ट जो है अगले क्लास में दिखाया जाएगा। उसमें आपका नाम रहेगा कि किस बच्चे ने किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है, किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, किस बच्चे ने पोल में उत्तर नहीं किया है। हर वो डेटा आपको यहाँ पे बताया जाएगा और क्लास के टॉपर का नाम भी बताया जाएगा कि ये बच्चे जो है क्लास के टॉपर है, और उनके भी नाम बताए जाएंगे जो पोल में आंसर नहीं करते। तो जरूर आंसर कीजिए, आपके टीचर्स भी इन सभी चीजों को देखते हैं और उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है। इस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज का। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और ऑप्शन आता है पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। मैं देख पा रहा हूं अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए, आप लोग के टीचर्स देखेंगे कि आप लोग आंसर नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो फाइनल एग्जाम होता है, 9th क्लास का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, इन सभी चीजों को देखा जाता है कि आपने साल भर में कितने सही सही आंसर किए, कितने क्लासेस किए, सारी चीजें देखी जाती है। तो जरूर आंसर किया कीजिए और आपकी अटेंडेंस भी पोल से ही लगती है। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। मैं लास्ट के आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस सवाल को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर नहीं आया था, बाकी सभी बच्चों का आ गया था। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जेड वाला जो है एक तरफ करेंगे तो हम इधर लिखते हैं 3z है तो 3z। अब ये जेड वाला इधर आएगा तो -z हो जाएगा, इक्वल टू 6 है तो 6। अब ये +4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 3z में से z जाएगा तो क्या बचेगा, 3z में से z जाएगा तो क्या बचेगा, 2z बचेगा, इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे z बराबर निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा। ये 2 वाला 2 ये है और ये जो 2z के साथ z लिखा गया है ये नीचे वाला है। ठीक है, अब बट्टे में 2 है तो इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, यानी 1/1, यानी कि क्या हो गया, 1 हो गया। तो z का मान क्या हो गया, ऑप्शन बी 1 हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान सवाल था। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्लियर है, एकदम आसान सवाल था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेड बराबर 1। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कभी कभी क्या किया जाता है ना, थोड़ा सा इसी में बदलाव किया जाता है।
बदलाव किस तरीके का होता है आप ध्यान से देखिएगा, और देखेंगे तो आप देखते ही समझ जाइएगा। जैसे मैं यहां कहूं 2x प्लस, मैं कहूं आपको 4/3 इक्वल टू, अगर मैं आपसे कहूं 9/3, ठीक है, और आपको इसे सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से। जैसे ये आपके सामने प्रश्न आ जाए तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस सोचना है। अब आप देखिए ये 2x जो है अलग है और ये दोनों जो है एक समान है, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इसको इधर भेजते हैं, देखिए ध्यान से, तो 2x तो यहीं रह जाएगा बराबर 9/3 है, तो 9/3 कर दिए। अब ये 4/3 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 2x ही रहेगा, और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। इसे आपने सॉल्व करना पहले चैप्टर में सीख लिया था। ऊपर में क्या बचेगा, 9 - 4। अब आप बताइएगा यहाँ पे बच गया क्या हमारा, 2x इक्वल टू 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5/3। अब ये जो है ना तिरछा तिरछी गुणा होता है, यानी आपको पता है कि यहाँ बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये जो है ना इसके साथ गुणा होगा, और ये जो है ना इसके साथ गुणा होता है। ऐसे तिरछा तिरछी गुणा होता है। तो चलिए हम इसको तिरछा तिरछी ऐसे गुणा करते हैं, क्या होगा देखिए। तो पहला क्या हो जाएगा, 2x में गुणा हो जाएगा कितना से, 3 से, इक्वल टू 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 पे होगा। अब यहां से अगर x का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 6x यहाँ पे। ठीक है, ये 3 में 2 से गुणा होगा तो 6x हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 में 2 से गुणा होगा तो 6 होगा, तो यहाँ पे 5/6 जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, बस ध्यान से देखना होता है। कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं तो मुश्किल लग सकता है, लेकिन वो हमेशा मुश्किल लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए इसी पे आधारित मैं एक और सवाल दे रहा हूं, आप लोगों को कोशिश करना है, इसके बाद पोल में भी करेंगे। पहले एक सवाल इसी पे आधारित देखिए ध्यान से। ठीक है, प्रश्न क्या है, 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 9/4 है। इसे आप सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। इसे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। एकदम आसान है, कोशिश कीजिए, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अपना नाम लिख के ही उत्तर सेंड करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर अपना अपना नाम लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे, फिर सेंड करेंगे। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कर सकते हैं, आप लोग प्रयास कीजिए सभी बच्चे। प्रयास करेंगे सभी बच्चे। पायल का आंसर आ गया 1/2, वेरी गुड। साहिल का भी आ गया 1/2, वेरी गुड। किसका सही है अभी चेक करेंगे। वर्षा का आ गया 1/2, तरुण का भी वही आया, राहुल का भी वही आया, हर्षित का भी सेम आ रहा है, अनुज का भी वही, संदीप का भी वही, सबका सेम आंसर आ रहा है। मुस्कान का भी, राहुल का भी, साक्षी का भी, पुष्पा का, सुमित का, महक का, सबका आंसर सेम आ रहा है, निशा का, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं कि किनका गलत है किनका सही है, अभी चेक करते हैं। यहां देखिएगा 3x है तो 3x कर दिए। अब ये जो है इधर जाएगा, जाएगा ना, तो हम बराबर 9/4 है तो 9/4। अब ये +3/4 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3x है तो 3x हो जाएगा। 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 होता है, और 1 में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 ही आएगा। माइनस 4 का भाग लगाएंगे तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3x बराबर 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, अब बट्टे में क्या है, 4। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 3 में 4 से गुणा होगा पहले, तो ये हो जाएगा 12x, और इधर में क्या है 6 है तो 6। यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 6/12, और ये कटेगा तो क्या कटेगा,
6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी ज्यादातर उत्तर एकदम सही था 1/2, जो कि सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा उत्तर किया आप लोगों ने, एकदम सही जवाब है। ये होता है कोशिश करना। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम सही जवाब आया था सभी बच्चों का, सही है ना? वेरी गुड। चलिए अभी एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। सॉल्व कीजिएगा ध्यान से, और सॉल्व करके पोल सेक्शन में उत्तर करना है। तो पहले आराम से सॉल्व कीजिए, जिस तरीके से अभी तक करते आ रहे थे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, मैं पोल आपको 30 सेकेंड के बाद दूंगा। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, इसके बाद मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, एकदम आराम से। देखिए जल्दी हो जाता है ना, तो उसको चेक भी कर लिया कीजिए दोबारा से कि क्या कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है, फिर पोल में आंसर कीजिए। क्योंकि देखिए टॉपर लिस्ट में नाम लाना ना एक सपना होता है हर व्यक्ति का, कि क्यों ना हमारा भी नाम टॉप 3 में आए। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए। चलिए जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, बाकी बच्चे सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिएगा। पूरे 1.5 मिनट का समय है, यानी बहुत ही अच्छा समय मैं दूंगा आप लोगों को। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, देखिए जल्दबाजी में केवल गलत होता है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए फिर पोल में आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। अभी 90 सेकंड का समय है, आराम से सॉल्व कीजिए। आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। एकदम सही जवाब आ रहा है, सिर्फ 2 बच्चों का स्टार्टिंग में आंसर गलत हुआ था, उसके बाद सबका सही उत्तर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 7 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। बहुत सही, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। और 4 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। देखिए गलत होगा वो जरूरी नहीं है, आप बस आंसर कीजिए। गलत होगा उसकी चिंता आप मत कीजिए, गलत हो जाएगा ये सोच के बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं करते, तो उसकी चिंता नहीं करना है। गलत होगा कोई बात नहीं, आपने आंसर तो किया। देखिए जब आपके टीचर देखते हैं ना कि हाँ ये बच्चा आंसर किया है, सभी प्रश्नों का उत्तर करता है, गलत करता है कोई बात नहीं, कम से कम वो आंसर करता है, कोशिश तो करता है, तो उसका मार्क्स नहीं करता है। लेकिन जो बच्चे क्लास नहीं जुड़ते हैं, समय से नहीं जुड़ते हैं, आंसर नहीं करते हैं, उनका मार्क्स टीचर काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये क्लास ही नहीं करते हैं, तो फिर इनको मार्क्स क्यों दें। इसीलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 20 सेकेंड है, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए। 10, एक बच्चा और है जिसका आंसर नहीं आया है। 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। देखिए आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत हो गया है, जबकि उत्तर सभी बच्चों ने किया है। 30 से 40 बच्चों में सबका उत्तर करना बहुत अच्छी बात है, और मुझे खुशी है, भले आधे बच्चों का उत्तर गलत है लेकिन आप लोगों ने कोशिश किया, ये बहुत ही खुशी की बात है। वेरी गुड। गलत किए हैं तो अभी सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने गलत किया कोई बात नहीं, अभी देखिए आपको मैं सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो 2y है ये एक अलग पद है, जबकि ये 5/2 जो है और ये 37/2 जो है दोनों समान पद है, तो इनको एक तरफ कर देंगे, तो ये 2y इधर का इधर ही रहेगा, 37/2 जो है 37/2 है, और ये 5/2 जब इधर जाएगा तो +5/2 जो है -5/2 हो जाता है। ठीक है, हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2y है तो 2y, और ये दो का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा। और 2 में 2 से भाग देंगे तो 2, तो ऊपर में क्या आएगा 37, माइनस 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, 2y बराबर 37 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 32/2। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो देखिए ये 32 में 1 से गुना होगा, 2 में 2 से गुना होगा, तो ये जो है ऐसे तिरछा तिरछी गुना होता है, तो 2y में 2 से गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 32, और यहां से y बराबर अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 32 बट्टे में क्या आएगा 4। अब बताइएगा हम इसको अगर काटेंगे 4 से 32 को, तो 8 चौका 32 कितना आ जाएगा 8, यानी y का मान कितना हो गया 8। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आया, इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही है। बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है ना एकदम। देखिए गलत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे तो सिर्फ जल्दबाजी में गलती करते हैं। अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। बताइए क्या डाउट है, दोबारा समझा दो जी। आपको क्या नहीं समझ में आया, कुछ बताएंगे। ये सर ये आपने गुणा किया था, ये कहाँ पे बताइए, पहले में कि कहाँ पे, ये तीसरे वाला, नंबर। हाँ ये जी, वाला हाँ नहीं जी, आया समझ में। ना देखिए जी। मैंने कहा कि ये तिरछा तिरछा ऐसे गुना होता है। आप बताइए 2y में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2y में अगर मैं कहूं 2y में गुना करना है 2 से तो क्या आएगा, 4y। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे 4y दिख रहा है। हाँ जी, और 1 में 32 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 32 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 32 जी। 32, तो ये मैंने लिखा 32। ठीक है यहां ठीक तक। अब मैंने ठीक। y निकाला तो ये 4 जो है बट्टे में चला जाता है, मैंने बताया नीचे चला जाता है, तो y बराबर निकालेंगे तो 32/4 आएगा। अब 32 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 जी। तो 8 ही आपका उत्तर आ गया। बताइए कहां पे ठीक नहीं है। समझ में आया। ठीक है, देखिए कहीं पे भी डाउट है आप पूछो जरूर। ठीक है, पूछेंगे ना तो आप सीखेंगे, जैसे इन्होंने बोल के बताया कि हमें यहां नहीं समझ में आया, अभी इनको समझ में आ गया। तो आप में से भी किसी भी बच्चे को लगता है कहीं पे भी डाउट है तो आप बोल के भी पूछ सकते हैं। चलिए अभी क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, y बराबर 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला टॉपिक है गुणनखंड, यानी कि सार्वगुणनखंड की विधि, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब ये क्या होता है, ध्यान से चीजों को समझिएगा, जो भी होता है बहुत ही आसान होता है। कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको कहूं कि हमें 10 का गुणनखंड करना है, 10 का क्या करना है, गुणनखंड करना है, ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम करते हैं 10 को सोचते हैं कि ये 10 सबसे छोटी संख्या कौन है जो इसमें 10 से भाग लगे पूरा पूरा, तो आप कहेंगे 2, तो हम इसको पहले 2 से ले जाएंगे, 2 पंचे 10। क्या 5 से
छोटा भी कोई संख्या है जिससे में 10 से भाग लग जाए? कोई नहीं। अब 5 कोई है जिससे भाग लगे तो कहेंगे 5, ठीक है। तो 5 एकम 5। अब ये इसका गुणनखंड हो गया, यानी 10 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 5 गुने 1। ये क्या हो गया? 10 का गुणनखंड हो गया। ये क्या हो गया? 10 का गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार में अगर आपसे कहता हूं कि 10x का आपको गुणनखंड निकालना है, तो 10x का गुणनखंड निकालना है तो पहले तो हमें 10 का निकालना होगा। और 10 का गुणनखंड दोबारा से क्या आएगा? 2 गुने 5 गुने, और 1 को हम नहीं लिखते हैं तो 1 को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो फिक्स है कि 2 गुने 5 आएगा, और x का क्या आएगा? तो लास्ट में x लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? 10x का गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं 5x y का गुणनखंड निकालना है, तो 5 में कोई छोटी संख्या जिससे भाग लगेगा? कोई नहीं है। एक है तो एक पचे 5, तो एक को तो हम लिखते नहीं है, तो 5 का गुणनखंड तो 5 ही हो गया, और x का गुणनखंड x ही होगा, और y का गुणनखंड y भी होगा, तो ये y कर दिए, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो आप लोग गुणनखंड करना समझ पा रहे हैं आप लोग? अब जैसे मैं यहां लिख दूं 6, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? एक तो 6 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 3 6, यानी कि 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 3। बताइएगा, आसान है एकदम। तो ये गुणनखंड आप लोग समझते हैं और पिछले क्लास में आपने पढ़ा भी था। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, जैसे 5x + 6 को आपको गुणनखंड करना है, तो इसमें दो पद हैं, कौन कौन सा है? एक है 5xy और एक है 6। तो हम 5xy का गुणनखंड करेंगे तो एक हो गया 5, एक हो गया x, और एक हो गया y। तो ये 5xy का गुणनखंड हो गया, और एक है ये 6, ये क्या है? 6। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 3। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? किसी भी पद को कैसे गुणनखंड करते हैं, क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं? सर एक बार दोबारा समझाना। देखिए यहां पे 5xy + 6 क्या है? दो पद है। कितने पद है? दो पद है। एक पद है 5xy और एक पद है 6। तो दो पद को अलग अलग लिख लिए, एक लिख लिए 5xy और एक लिख लिए 6। अब आपको 5xy को गुणनखंड करना है, तो 5 को अगर मैं पूछूं सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे 5 में भाग लगेगा, तो आप कहेंगे एक। एक के अलावा कुछ है? नहीं, तो एक को तो हम लिखते नहीं है, तो बचेगा क्या? 5। तो 5 का गुणनखंड हो गया 5, x का गुणनखंड हो गया x, और y का गुणनखंड हो गया y। इसी प्रकार 6 को अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 6 से भाग लगेगा, तो आप कहेंगे कि 2। तो 2/3 हो गया 6। अब मैं पूछूं 3 का किससे सबसे छोटी संख्या से भाग लगेगा, तो आप कहेंगे 3 से। तो 3 एकम 3 हो गया। एक को हम लिखते नहीं है, तो बचेगा क्या? केवल 2 और 3। तो ये हमने लिख दिया 6 का गुणनखंड 2 और 3। तो ये आपको गुणनखंड लिखना था। समझ में आया अभी सभी बच्चों को? बताइएगा, अभी क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है एकदम, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज होता है सार्वगुणनखंड, जिसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है, मैं आपको अगर बताऊं, जैसे मैं यहां लिखा हूं 5xy और मैं यहां लिखा हूं 5y, तो मैं पूछूं, जैसे मैं कहता हूं ये a है और ये b है, मैं पूछूं a और b में दोनों में कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में है, यानी a वाले में भी लिखा गया है और b वाले में भी लिखा गया है, ऐसा कौन सा चीज है जो a में भी है और b में भी है? तो आप क्या बताएंगे? ए और बी दोनों में लिखा गया है, तो आप क्या बताएंगे? तो ए और बी दोनों में कौन सा चीज लिखा गया है? 5 और y, 5 और y। तो ये 5y क्या हो गया? इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। इन दोनों का क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। बात समझ में आया? तो ये दोनों में कॉमन कौन सा था, यानी दोनों में जो था वही उसका कॉमन फैक्टर हुआ। तो 5y उसमें भी था, 5y इसमें भी था, तो 5y इनका क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। अब जैसे एक और एग्जांपल से समझिएगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 2x, मैं यहां लिख दूं 8xy, और यहां पे मैं लिख दूं 8z। ठीक है, अब मैं पूछूं इन दोनों इन तीनों में क्या ऐसा है जो कि तीनों में है? ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो तीनों में है? तो आप अगर कहेंगे कैसे निकालेंगे इसको, तो अब हम इसे पहले फैक्टराइज करेंगे। ऐसा कौन सा चीज है जो कि तीनों में है? तीनों में है, तो इसे हम पहले फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? तो 2x को क्या लिखेंगे? 2 गुने x। 2x को क्या लिखेंगे? 2 गुने x। 8xy को हम क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2।
8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 8, तभी तो 8 होगा। और एक्स वाई है तो गुने में एक्स गुने में वाई। 8z को हम क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने में z। अब इन तीनों में देखना है कि इन तीनों में ऐसा क्या है जो तीनों में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, और कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है, कोई नहीं है। तो ये 2 इनमें से निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का सार्वगुणनखंड हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो कैसे निकालते हैं सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, समझ में आ रहा है? तो पहले हम उसका फैक्टर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि तीनों में या दोनों में जो भी कॉमन रहता है, सब में होता है, उसी को बाहर निकाल देते हैं, वही आपका कॉमन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल से देखिएगा, जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिखा गया है 12xy² और 6 का सार्वगुणनखंड निकालना है। दोनों को अलग अलग लिखते हैं, एक है 12xy² और एक है 6, दोनों का पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, कौन सी छोटी संख्या जिसमें 12 से भाग लगेगा, 2, तो 2 छक्के 12। 6 में किससे भाग लगेगा, 2 से, तो 2 तिहाई 6। 3 में किससे भाग लगेगा, 3 से, 3 एकम 3। एक को तो हम लिखते नहीं है, तो बचा क्या, केवल 2 गुने 2 गुने 3। क्लियर है? तो ये 12 का गुणनखंड हो गया। x का गुणनखंड तो x ही होगा, और y² का गुणनखंड क्या होगा, y गुने y हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का निकालना है, तो 6 का निकालिए, सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, 3 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3। एक को तो हम लिखते नहीं है, तो 2 और 3 आ जाएगा, तो 2 गुने 3 हो गया। अब आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों में कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में कॉमन है, तो आप देखेंगे 1 2 के अलावा कोई और चीज ऐसा है जो कि कॉमन है, तो वो है 3। देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। 2 गुने 3 क्या हो गया, इनका कॉमन फैक्टर हो गया। और 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? क्लियर है ना? एकदम आसान है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं और दिखाता हूं आपको। जैसे देखिए 12x² को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, x गुने y, और 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 3। अब इन दोनों में कौन सा चीज है जो कि कॉमन है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 गुने 3 है और यहाँ पे भी 2 गुने 3 है, तो ये 2 गुने 3 क्या कहलाएगा, 2 गुने 3 जो है इनका सार्वगुणनखंड कहलाएगा, यानी कि 6। अभी समझ में आया? बताइएगा सभी बच्चे, एकदम आसान है, बताइएगा। क्लियर है ना? अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना रहेगा कि इसमें क्या कॉमन है। ध्यान से देखिएगा, जैसे प्रश्न ये है, यहां पे मैंने लिख दिया 11x² y, और यहां पे मैंने लिख दिया 5z, और मैं पूछ रहा हूं कि इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, बताइए तो। कॉमन फैक्टर क्या होगा, बताइए इन दोनों का, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश की। देखिए परेशान नहीं होना है, सीखने के लिए दिया हूं, परेशान नहीं होना। गलत, कॉमन फैक्टर के मतलब जो दोनों में हो, गलत जवाब। कॉमन फैक्टर का मतलब जो कि दोनों में हो। तो ध्यान से देखिएगा, तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन है ही नहीं। जब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होता है तो एक होता है उसका कॉमन फैक्टर, याद रहेगा। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है, याद रहेगा। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो क्या होता है, 1 उसका कॉमन फैक्टर होता है, याद रहेगा। एकदम आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल है। अब जैसे मैं एक और सवाल देता हूं आपको, 11x² 5z³ और 9x, इसमें मैं पूछूं कि कॉमन फैक्टर क्या है, बताइए तो। कॉमन फैक्टर क्या है,
एक्स नहीं होगा, एक्स सिर्फ दो में है, तीनों में होगा तभी तो आंसर होगा। तीनों में होना चाहिए, दो में होने से नहीं, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तीनों में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। तो ये एकदम सिंपल सा है कि जो तीनों में रहेगा वही होगा। तो तीनों में कुछ ऐसा कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो तीनों में कॉमन क्या होगा? 1। क्लियर है? याद रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, तीनों में कोई ऐसा चीज है ही नहीं। अब जैसे दो में देखिए, पहला में और तीसरा में x तो है लेकिन दूसरा में नहीं है, दूसरा में z तो है तो पहला और तीसरा में x नहीं है, x है z नहीं है, इसलिए कोई कॉमन फैक्टर है। और यहाँ पे 11, 5, 9 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, क्योंकि 11 किससे कटेगा? 1 और 11 से। 5 किससे कटेगा? 1 और 5 से। 9 किससे कटेगा? 1, 3 और 9 से। तो इन तीनों में कौन सा कॉमन हो गया? सिर्फ एक ही तो है जो कि तीनों में है, बताइएगा। क्योंकि यहां तो केवल एक्स स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो ये तो होगा नहीं, ये सब तो होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो बचा क्या? सिर्फ एक। तो याद रखिएगा, जहां पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है वहां क्या होता है? 1। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का उत्तर और कीजिएगा सभी बच्चे, एकदम ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं 5x 7x स्क्वायर और 8x मत कीजिए, 8 कर दीजिए, और इसका आपको निकालना है सार्वगुणनखंड। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 1, x 2, 3। बताइए इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, देखिए निकाल के मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, 5x का निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 गुने x आएगा। इसी प्रकार 7x स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 गुने x आएगा। ठीक है, ये 7x का हो गया, ये 5x का हो गया। अगर मैं 8 का निकालता हूं तो क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज है जो कि तीनों में है, क्या? यहाँ पे 1 से गुना, यहाँ पे भी 1 से गुना और यहाँ पे भी 1 से गुना। तो बताइए एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है? बताइए एक के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में है? नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक। क्लियर है? तो हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। सुमित कौशल नाम से जो बच्चा है, देखिए ऐसे क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो क्लास से बाहर कर दूंगा। ध्यान रखिए, अगर ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करेंगे कोई भी बच्चा तो उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो क्लास से बाहर कर देंगे, ऐसा मत कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न है आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है? एक मिनट। प्रश्न कह रहा है कि 2x 3x स्क्वायर और 4, इसमें क्या है जो कि तीनों में कॉमन है? तीनों में होना चाहिए, किसी दो में नहीं, तीनों में होना चाहिए। ऐसा क्या है? कॉमन फैक्टर निकालना है, सार्वगुणनखंड। तीनों में कौन सा ऐसा चीज है जो कि कॉमन है? आराम से देखिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, अभी पोल मैंने नहीं दिया है। सोचिए, पोल में दूंगा 20 सेकंड के बाद, एकदम ध्यान से पहले सोचिए। ठीक है, 2x 3x स्क्वायर और 4, ऐसा क्या है कॉमन फैक्टर? तीनों में होना चाहिए, किसी दो में नहीं, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, वही आंसर होगा। सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम ध्यान से, आराम से। जल्दबाजी नहीं करना है, तीनों में होना चाहिए, किसी दो में होने से उत्तर नहीं कहेंगे। और जब तीनों में से किसी में कॉमन नहीं रहता है तो उसका उत्तर तो आप लोग जानते ही हैं कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उत्तर क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, आपको उत्तर दिखेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में उत्तर करना है।
एकदम ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तीनों में होना चाहिए। देखिए आप लोग यही गलती करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। देखिए ऐसे अगर माइक ऑन करके बोलिएगा तो फिर क्लास से बाहर हो जाएंगे। तीनों में होना चाहिए, किसी दो में होने से उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीनों में होना चाहिए। अभी आंसर नहीं दिखाना है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, तीनों में होना चाहिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और 30 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 30 सेकेंड और। तीस सेकेंड का और समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए आंसर करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी आंसर नहीं दिखाना है। अनिल भारती नाम से जो बच्चा है, अभी आंसर नहीं दिखाना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कैसे करेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए 2x का कॉमन फैक्टर गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने x। 3x स्क्वायर का क्या होगा? 3 गुने x गुने x। और 4 का क्या होगा? 2 गुने 2। अब बताइए ऐसा कोई चीज है जो कि तीनों में है? कोई चीज नहीं है। लेकिन सबको पता है कि जो तीनों में नहीं होता है वो क्या होता है? 1। यानी कि इसका सिर्फ 1 एक ऐसा है जो कि तीनों में अवेलेबल है। इसलिए उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्योंकि 2 और x तो यहाँ है, x यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है, तीसरे में नहीं है। 2 और पहले और दूसरे में है लेकिन तीसरे में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 1। क्योंकि कॉमन फैक्टर जो कि सिर्फ 1 है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको आज के क्लास में इतना ही, लेकिन जो भी डाउट है आज के क्लास में, आज के क्लास में जो भी डाउट है अभी वो आप लोग पूछ लीजिए, बहुत जरूरी चीज है।